हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए ये हम देखेंगे निबंध। और स्पेशल टास्क 21 का ये 29/5/2025 को दिया गया था। हमारी यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स है प्रियंका यादव, ये ललितपुर से लिख रही हैं और टाइटल था आपका भारत में हरित क्रांति। तो इस पर ऐसे देखेंगे जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर पेड बैच की जानकारी जानना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको इन सारे पेड बैच के डिटेल्स अवेल रहेंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो निबंध है आपका भारत में हरित क्रांति। तो देखते हैं ये कैसा लिखती हैं और इनको 50 में से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि मार्किंग बाद में होती है और सुझाव भी वीडियो के अंत में दिए जाते हैं। अगर खेती खराब हुई तो देश में किसी और चीज को सही होने का मौका नहीं मिलेगा। ये आपका कोटेशन दिया था एमएस स्वामीनाथन ने। तो ये आप अपने जहाँ पर खेती या फिर हरित क्रांति की बात हो रही हो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हूबहू यूज कर सकते हैं। आप इसको एक बार रट लेंगे, अगर खेती खराब हुई तो देश में किसी और चीज को सही होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। आपको पता होगा एमएस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के जनक। ये भारत के हरित क्रांति के जनक थे। अब प्रस्तावना स्टार्ट होगा। आदम काल से आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काल तक की विकास यात्रा में मानवीय इतिहास ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक चमत्कार देखे हैं तथा इन चमत्कारों के सहारे न केवल अपने जीवन को सहज और सरल बनाया, बल्कि भविष्य का सटीक अनुमान लगाने और अपने खुद विकास के साहित्य को समझने का माध्यम भी विज्ञान को बनाया है। 20वीं सदी में विज्ञान से मानव को वह युग प्रवर्तनकारी भेंट प्राप्त हुई जिसका मानव ही नहीं संपूर्ण जीव जगत ऋणी रहेगा। वह भेंट थी उच्च उत्पादकता वाले बीज, सिंचाई के साधन एवं कृषि के लिए मशीनें, उर्वरक और उनसे जन्मी हरित क्रांति। हरित क्रांति ने केवल मानव जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत को आधार प्रदान किया है। ये इनका है प्रस्तावना। काफी अट्रैक्टिव और कम शब्दों में अधिक बताने की कोशिश की गई है। आगे देखेंगे मुख्य विषय। पैराग्राफ पहला, मानवीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, जिन्हें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहिम मास्लो ने प्राथमिक आवश्यकताएं कहा है। व्यक्ति अपनी रचनात्मक और आध्यात्मिकता के बारे में तभी विचार कर सकता है जब उसकी अन्न जल की पहली आवश्यकता पूरी हो गई हो। कवि गोपाल दास नीरज ने भी कहा है, भूखा पेट न जानता क्या है धर्म अधर्म, वेच दे संतान तक भूख न जाने शर्म। इसको याद कर लेंगे। ये गोपाल दास नीरज का कोटेशन है। इन्होंने कहा था, भूखा पेट न जानता क्या है धर्म अधर्म, बेच दे संतान तक भूख न जाने शर्म। गोपाल दास नीरज आप आधुनिक युग के काफी मार्मिक कवि रहे हैं। फिर आगे ये लिखती हैं, कोई भी राष्ट्र राज्य खाद्यान्न की आपूर्ति आवश्यकता पूर्ति के बिना सफल नहीं हो सकता। आधुनिक तकनीकों पर आधारित तृतीय कृषि क्रांति ने इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा किया है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाना था। तो गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। इसमें ये भी मेंशन किया जा सकता है कि ये पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों से स्टार्ट हुई थी। भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता के मुख्य कारणों की बात करें तो 1960 के दशक में खाद्य उत्पादन की कमी, जिसके कारण अकाल और भूखे की स्थिति, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, खाद्य सुरक्षा की कमी, खाद्य आयात पर निर्भरता, कृषि क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। हरित क्रांति के उद्देश्यों में निम्न घटक शामिल किए गए थे, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की भूख की समस्या का समाधान, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके खाद्यान्न उत्पादन में
आत्मनिर्भर बनाना, कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना, जिससे ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके। कृषि और औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, मजबूत पौधे उत्पन्न करना जो चरम जलवायु और बीमारियों का सामना कर सकें। गैर औद्योगिक देशों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना तथा प्रमुख कृषि क्षेत्रों में नियमों की स्थापना करना आदि। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त विधियों में बहुफसल प्रणाली, बेहतर आनुवंशिकी वाले बीज, उचित सिंचाई प्रणाली, उच्च उपज किस्म बीज, कीटनाशक और उर्वरक, आधुनिक मशीनें, कृषि क्षेत्रों का विस्तार आदि का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति से अनेक लाभ, सकारात्मक प्रभाव मिले, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, और वो है इसके दुष्प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। अब ये नेगेटिव पॉइंट को बता रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में। एक तरफ कृषि उत्पादकता में वृद्धि, प्रारंभिक चरणों में गेहूं का उत्पादन हुआ था, 55 मिलियन टन तक बढ़ा। खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी में प्रगति, आधुनिक कृषि तकनीकें, उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक, ग्रामीण विकास को गति, कृषि अवसंरचना जैसे सिंचाई सुविधाओं, सड़कों और भंडारण क्षमता का विस्तार, फसलों के विविधीकरण को प्रेरित, जो कृषि विविधता और लचीलापन में योगदान करता है। तो दूसरी तरफ इसने सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी दुष्प्रभाव के काले धब्बे भी छोड़े। इसी कारण इसे आलोचना का शिकार होना पड़ा है। आगे पैराग्राफ में लिखती हैं, इसके दुष्प्रभावों, नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें तो इसमें पर्यावरणीय गिरावट, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी के क्षरण और जल प्रदूषण का कारण बनी, और कैंसर जैसी घातक बीमारियों में वृद्धि का कारण बना। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूतल जल संसाधनों का अधिक शोषण हुआ, जिसका परिणाम 2023 तक पंजाब की 80% जल इकाइयों का अत्यधिक शोषण होने के रूप में दिखाई दे रहा है। छोटे किसान बढ़ती लागतों से जूझ रहे थे, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ और किसान आत्महत्याओं में वृद्धि हुई। जैव विविधता की हानि, गेहूं चावल की एकल फसल पर ध्यान केंद्रित करने से फसल विविधता में कमी आई, जिससे कृषि की लचीलापन की क्षमता कीटों और बीमारियों के खिलाफ कम हो गई। इससे जल, स्थल और वायु तीनों ही पर्यावरणीय घटक प्रभावित हुए हैं। यद्यपि हमें सतत पोषणीय कृषि के विकास की आवश्यकता है, लेकिन अकेली जैविक कृषि प्रक्रियाएं 7 अरब से अधिक वैश्विक आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। साथ ही कृषि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का आधार भी है, जिसके लिए आवश्यक रूप से हरित क्रांति की तकनीकों की आवश्यकता होगी। इस रूप में मध्यम मार्ग अपनाए जाने की आवश्यकता है। हरित क्रांति की तकनीकों में समय की मांग के अनुसार संशोधन कर उसे उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। और ये इसके उपचार बता रही हैं, उपाय बता रही हैं, सलूशन बता रही हैं, क्या करना चाहिए। एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए और समय की मांग के अनुसार संशोधन कर उसे उपयुक्त बनाना चाहिए, और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की जानी चाहिए। द्वितीय हरित क्रांति का स्वरूप में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जो पहली हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो सके थे, जैसे अफ्रीका महाद्वीप एवं पूर्वी भारत। लघु सीमांत जो धारकों को लाभ पहुंचाए, कृषि पद्धतियों और तकनीकों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिए, जिससे ऐसी फसल किस्मों का विकास करना शामिल हो जो गर्मी, सूखा और बाढ़ का सामना कर सके। सतत कृषि प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मूलभूत पोषण से परे स्वास्थ्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि ज्वार और बाजरा जैसी फसलों का बढ़ावा देना जो पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती है, इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल, रोग प्रतिरोधी, जलवायु लचीली और अत्यधिक पोषण तत्वों वाली फसल किस्मों का विकास में महत्वपूर्ण होगा। ये कंक्लूड कर रही हैं। इसमें सूखा, सहिष्णु मक्का और जलभराव सहिष्णु चावल का विकास शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं का व्यापक उपयोग जानकारी साझा करने और
किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में मदद कर सकती हैं। पास्ट हार्वेस्ट हानियों को संबोधित करते हुए भंडार संरचना की सुधार करना ताकि बढ़ी हुई उत्पादन का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को पुनः विकसित करना जो किसानों के लिए बेहतर व उचित मूल्य निर्धारण में मदद कर सकता है और कृषि आय में अस्थिरता को कम कर सकता है। और अंतिम बात, जहां 20वीं सदी की हरित क्रांति अधिक उत्पादन पर बल देती थी, वहीं 21वीं सदी की क्रांति का बल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसे आदर्श पर केंद्रित हो। तो यहाँ पर ये इनका इसे संपन्न होता है। प्रस्तावना काफी अच्छा लिखा है। मुख्य पाठ में इन्होंने सारे विषयों को केंद्रित किया है। उसमें सकारात्मक पहलू, कारण और फिर नकारात्मक पहलू और समाधान भी बताए हैं। तो इनको 50 में से यहाँ पर 40 मार्क्स आराम से ये गेन कर सकती हैं। इस तरीके से अगर ऐसे एग्जाम में लिख करके आती हैं तो काफ़ी अच्छा ऐसे है। और इस ऐसे कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी इनकी PDF आपको पेड बैच में ही उपलब्ध होगी। आपको पेड बैच से जुड़ना है तो PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इन सारे बैचेज की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।